नमस्कार साथियों, मैं एसके सर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल प्रथम प्रयास क्लासेज में। प्रश्नमाला की अगली कड़ी आज मैं लेकर आप लोगों को ले आया हूं। उम्मीद है आप लोग तैयारी कर चुके होंगे। एग्जाम कभी भी हम लोगों का डेट आ सकता है माध्यमिक का। उसके लिए मैंने कुछ महत्वपूर्ण जो है प्रैक्टिस सेट तैयार किया हुआ है, जिसमें विगत आए हुए प्रश्नों वर्षों के कुछ प्रश्न होंगे और कुछ मैंने खुद से बनाए हुए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और आप लोगों के लिए सबसे अच्छी बात यह होने वाली है कि हर प्रश्न का जिसकी हमें आवश्यकता है, जो जरूरत लगेगा, उसका मैंने विस्तृत व्याख्या भी किया हुआ है, ताकि वह प्रश्न याद करते हुए आप चलिए। हमारे साथ ये होता है कि हम मार्केट से ढेर सारा प्रैक्टिस सेट उठा लाते हैं और लगातार प्रैक्टिस सेट करते रहते हैं, लेकिन कभी भी उन पर समय नहीं देते हैं। तो समय देने की जरूरत है। उसी बात को दृष्टिगत रखते हुए मैंने ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया है, जो आप लोगों के लिए उपयोगी होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, मुझे थोड़ी चाय दो इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? मुझे थोड़ी चाय दो इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो जहां पर माप तौल की बात की जाए तो वहां परिमाणवाचक विशेषण होता है। और जहां जिनको हम गिन सकें, जिनको हम संख्याओं में गिन सके, जैसे अगर 5 केला कहें, 10 आम कहें, 12 कंचे कहें, तो वहां पे संख्यावाचक विशेषण होता है। तो चाय को तो हम गिन नहीं सकते हैं, मुझे थोड़ी चाय दो, तो यहां पे परिमाणवाचक विशेषण होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द चुनिए। तो बताइए इसमें कौन सा विशेषण होगा? तो इसमें जो है पाक्षिक शब्द जो है वो विशेषण है। अगला प्रश्न है, क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है। आप लोग सोचकर बताइए कि क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक क्या कहलाता है? शब्द के जिस रूप से क्रिया का आधार ज्ञात हो वह क्या कहलाता है? अधिकरण कारक कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिकरण कारक। आगे बढ़ते हैं। मणि मधुकर के नाटक एक तारे की आंख का केंद्र है। तो मणि मधुकर के नाटक एक तारे की आंख कबीरदास पर केंद्रित है। किस पे केंद्रित है? कबीरदास पर। अगला प्रश्न है, औलाद किस भाषा का शब्द है? हमारा जब भी एग्जाम होता है तो हम लोगों के एग्जाम में एक प्रश्न विशेषक जरूर पूछे जाते हैं। अरबी, फारसी, पुर्तगाली, चाइनीज, कुछ भी। तो ये औलाद जो है ये अरबी भाषा का शब्द है। आगे बढ़ते हैं। कर्ट का तद्भव क्या होगा? तो कर्ट का तद्भव होगा काट। कर्ट का तद्भव क्या होगा? काट। काढ़ा जो है ये भी एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होगा? काढ़ा का क्वाथ। क्वाथ ये होगा तत्सम। कट जो है ये तत्सम शब्द है, तत्सम। और इसका तद्भव होगा कटु का कड़वा। कड़वा ये है तद्भव। जहां पे मुझे लगेगा कि यहां रुकना चाहिए, यहां पे इसकी विस्तृत व्याख्या करनी चाहिए, वहां पे व्याख्या करेंगे हम। काठ, काठ क्या है? इसका काष्ठ हो जाएगा। काष्ठ ये क्या है? ये तत्सम है। और काठ जो है तद्भव है। ये पूरा का पूरा चारों ऑप्शन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से पढ़िएगा और इसको दोहराइएगा। आगे बढ़ते हैं। बढ़ना शब्द का तत्सम बताइए। तो बढ़ना शब्द का तत्सम क्या होगा? वर्धन होगा। क्या होगा? वर्धन होगा। आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मण पत्रिका कैसी पत्रिका थी? इसका जवाब आप लोग दीजिए। ब्राह्मण पत्रिका कैसी थी? तो ये मासिक थी। कैसी पत्रिका थी? मासिक थी। 1893 में इसका प्रकाशन प्रारंभ होता है। प्रताप नारायण मिश्र ने इसको प्रारंभ किया था।
इसको प्रारंभ किया था। मासिक पत्रिका थी ब्राह्मण, प्रताप नारायण मिश्र ने प्रारंभ किया था। और कहां से शुरू किया था? कानपुर से शुरू किया था। और आर्थिक कारणों से एक बार इसको बंद होने की नौबत आ गई, तो प्रताप नारायण मिश्र ने एक स्लोगन लिखा उसमें कि 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। तो यह प्रश्न आ सकता है कि यह प्रश्न किस पत्रिका से संबंधित है? तो यह प्रश्न जो है ब्राह्मण पत्रिका से संबंधित है। यह प्रश्न आया हुआ है कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? तो है प्रताप नारायण मिश्र। रामचरितमानस में ज्ञानदीप प्रसंग किस कांड को कहते हैं? ज्ञानदीप प्रसंग, तो यह है उत्तरकांड। इसका सही उत्तर होगा उत्तरकांड। और उत्तरकांड में ही कलयुग का भी वर्णन है। कलयुग का वर्णन किस कांड में है? तो ये उत्तरकांड में है। रामचरितमानस में संवाद योजना नहीं है, तो ये यहां मिस्टेक हो गया, ये योजना होना चाहिए। तो कौन सी संवाद योजना नहीं है? तो ध्यान रहे, इसमें राम सीता की संवाद योजना किसी भी कांड में हमें देखने को नहीं मिलती है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि की वर्णमाला का क्रम वैज्ञानिक है, कैसे वैज्ञानिक है? तो इसमें स्वर पहले आते हैं, व्यंजन बाद में आते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि स्वर जो है वो बिना किसी वर्ण की सहायता स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। स्वरों का जो उच्चारण होता है वह स्वतंत्र रूप से हो जाता है, और व्यंजन जो हैं वह स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। इसीलिए स्वर पहले आते हैं और व्यंजन बाद में आते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा वियोगात्मक है? वियोगात्मक भाषा कौन सी है? तो अपभ्रंश जो है वियोगात्मक भाषा है। संस्कृत, प्राकृत और पाली, ये तीनों संयोगात्मक भाषा हैं। संयोगात्मक, संस्कृत, प्राकृत और पाली संयोगात्मक है, और अपभ्रंश वियोगात्मक है। इसी के साथ हिंदी भी वियोगात्मक भाषा है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे प्रश्न आए हुए हैं कि हिंदी संयोगात्मक है या वियोगात्मक, तो आपको बताना है वियोगात्मक, और संस्कृत संयोगात्मक होती है। अगला प्रश्न है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, कौन सा उपवाक्य है? तो उपवाक्य, इससे पहले भी मैं बता चुका हूं, उपवाक्य 3 प्रकार का होता है। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो संज्ञा उपवाक्य प्रारंभ किस शब्द से होता है? विशेषण उपवाक्य प्रारंभ जो जैसा जितना, जो जैसा जितना से प्रारंभ होता है। और क्रिया विशेषण जो उपवाक्य है, इसका प्रारंभ जहां या अन्य कोई भी वर्ड आ जाए। यद्यपि, ये जैसा होगा, जो जैसा जितना आदि शब्द जहां आ जाए तो वहां पे क्रिया विशेषण होगा। तो ध्यान रखिए, जहां शब्द आपको मिल गया तो आपका उत्तर आपको मिल गया क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। क्या होगा? क्रिया विशेषण उपवाक्य। आगे बढ़ते हैं, भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा आप लोग बताइए इसका उत्तर। तो बुद्धिमत्ता भाववाचक संज्ञा है। आगे देखते हैं, किस वाक्य में विधेय विशेषण है? किस वाक्य में विधेय विशेषण है? तो विधेय विशेषण क्या होता है? जब विशेष के बाद विशेषण आए, कोई विशेष से हो उसके बाद विशेषण आए तो वहां विधेय विशेषण, और विशेष के पहले आए तो वहां पे विशेष विशेषण होता है। जैसे यहां पे देखिए, नीली छतरी, नीली छतरी यानी छतरी विशेष है, नीला पहले, तो यहां क्या होगा? यहां विशेष विशेषण होगा, विशेष विशेषण। मेहुल का घर आलीशान है,
तो आलीशान जो है ये विशेषण है, तो ये क्या है, ये जो है विधेय विशेषण है, विधेय विशेषण। पके फल ही प्रयोग में लाने चाहिए, यानी फल की विशेषता पका बता रहा है, तो ये भी क्या है, ये विशेष विशेषण है, विशेष विशेषण। और यहां पे काम करती है, सुशीला बढ़िया काम, यानी काम करने की विशेषता बतला रहा है, तो यहां पे आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। तो अब तक आपको उत्तर अपना मिल चुका होगा। हमारा उत्तर होगा मेहुल का घर आलीशान है। कैसा है, आलीशान है। तो यहां पे क्या होगा, विधेय विशेषण। अगला प्रश्न है पुल्लिंग शब्द छांटिए। तो पुल्लिंग शब्द कौन सा है, दारा। कोयल गाती है, शिक्षा दी जाती है, हवा बहती है। आप प्रयोग करके देख सकते हैं, ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। किस वाक्य में बहुवचन का प्रयोग हुआ है, लड़के ने कहा। हम लोग बोल देते हैं कि लड़के ने ये कहा था, फला लड़के ने ये कहा था। लड़के लड़के से कहते हैं, यानी कोई क्लास है, वहां पर कुछ लड़के इकट्ठा हैं, तो लड़के लड़के से बातचीत कर रहे हैं, यानी यही बहुवचन हो जाएगा हमारा। लड़के ने लड़के से कहा, एक लड़का है दूसरे लड़के से कह रहा है, यही भाव निकल के आ रहा है। लड़का कहता है, यानी कोई लड़का है वो कुछ बोल रहा है। अगला प्रश्न है अग्रगामी विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। अग्रगामी का विलोम पूछा जा रहा है, तो अग्रगामी का विलोम क्या होगा, पश्चगामी होगा। क्या होगा, पश्चगामी होगा। यह प्रश्न टीजीटी में आया हुआ है और महत्वपूर्ण भी है। आगे बढ़ते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। तो निरापराधनी होता है शुद्ध, निरापराधी का निरापराधनी होता है, निरापराध होता है। शुद्ध क्या होता है, निरापराध, उसका स्त्रीलिंग निरापराधिनी है। अत्याधिक नहीं बल्कि अत्यधिक होना चाहिए। आभ्यंतरिक नहीं बल्कि अभ्यंतरिक होना चाहिए, आभ्यंतरिक होना चाहिए। और ये निरोग होगा। क्या होगा, निरोग। आगे बढ़ते हैं, मोहन आया किंतु राम चला गया किस प्रकार का वाक्य है। मोहन आया किंतु राम चला गया। वाक्य तीन प्रकार के होते हैं रचना के आधार पर, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। जहां पे एक उद्देश्य एक विधेय होगा वहां सरल वाक्य होगा, जहां पे एक वाक्य दूसरे के ऊपर निर्भर हो वहां मिश्र वाक्य होगा, और संयुक्त वाक्य जब और तथा किंतु परंतु से जुड़े हों तो वहां पे क्या होगा, संयुक्त वाक्य। यानी दो वाक्य और तथा किंतु या परंतु से जुड़ा होगा तो वहां क्या होगा, संयुक्त वाक्य। तो यहां देखिए किंतु लगा हुआ, तो यह हमारा संयुक्त वाक्य होगा। आगे बढ़ते हैं, हुक्का पानी बंद करना मुहावरे का अर्थ है। तो मित्रों आपने गांव में सुना होगा कि फला का हुक्का पानी बंद कर दिया जाए, कुछ ऐसा उसने कृत्य किया हुआ है। तो हुक्का पानी बंद करने का मतलब होता है जाति से बहिष्कृत करना, बिरादरी से निकाल देना। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है। तो महाकाव्य नहीं है तो वो है प्रसन्न राघव। प्रसन्न राघव महाकाव्य नहीं बल्कि यह जयदेव का नाटक है, जयदेव का नाटक है। आगे बढ़ते हैं, जगत शब्द के किस विभक्ति का रूप है। जगत जगत जगता जगते जगतः जगतः जगति। तो यह सप्तमी विभक्ति का रूप है। किस विभक्ति का रूप है, सप्तमी विभक्ति का। शब्द रूप और धातु रूप, ये दो बहुत समस्याएं रहती हैं हमारे साथियों के साथ। ऐसा इसलिए भी है कि हम लोग कम ध्यान देते हैं। तो अब से जब भी शब्द रूप याद करना हो तो ऊपर से नीचे के क्रम में याद करेंगे, यानी पहले एक वचन की विभक्ति याद करेंगे, फिर द्विवचन, उसके बाद बहुवचन की, तो आसानी से हम याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, सहज कहानी के प्रवर्तक। सहज कहानी के प्रवर्तक कौन है। तो सहज कहानी के प्रवर्तक अमृत
राय हैं। कौन है? अमृत राय हैं। गंगा प्रसाद विमल, अ कहानी, अ कहानी, अ कहानी के प्रवर्तक हैं। महेश सिंह, सचेतन कहानी, सचेतन कहानी। राकेश वस्त, सक्रिय कहानी, सक्रिय कहानी। समानांतर कहानी से कौन जुड़ा है? समानांतर ये हैं कमलेश्वर, कमलेश्वर। ऐसे प्रश्न आया हुआ है कि समानांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है और उसमें कमलेश्वर न देके ऑप्शन कमलेश्वर ने दे, कमल सक्सेना दिया हुआ था। तो कमलेश्वर समानांतर कहानी के प्रवर्तक हैं। कैलाश सक्सेना नाम दिया होता, सॉरी, तो कैलाश सक्सेना इनका वास्तविक नाम था और पूछ लिया था कि समानांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है। तो ये बिल्कुल आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, बिल्कुल इसको कायदे से 3-4 बार दोहरा लीजिएगा ताकि ये आपके दिमाग में बैठ जाए। आगे बढ़ते हैं। प्रधान जी, सनीचरी और दरोगा किस कहानी के पात्र हैं? तो ये पात्र किस कहानी के हैं? कसाई बाड़ा के। किस कहानी के हैं? कसाई बाड़ा के। कसाई बाड़ा किसने लिखी? तो बाड़ा शिव मूर्ति का है। किसका है? शिव मूर्ति का। कसाई बाड़ा किसका है? शिव मूर्ति का है। गैंग्रीन कहानी अज्ञेय की है, अज्ञेय की है। एक महत्वपूर्ण कहानी है। 3 पहाड़ कृष्णा सोबती किसका है? तो ये कृष्णा सोबती का है। जाह्नवी जैनेन्द्र, जैनेन्द्र। तो ये सारी कहानियां आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। गैंग्रीन अज्ञेय का है, बाद में अज्ञेय ने इसको रोज नाम से प्रकाशित करवाया। 3 पहाड़ कृष्णा सोबती का है, ये भी पूछा जा चुका है। जाह्नवी जैनेन्द्र की कहानी है। आगे बढ़ते हैं। जिंदगी और जो किसकी कहानी है? बताइए आप लोग, जिंदगी और जो किसकी कहानी है? यह प्रश्न टीजीटी में पूछा जा चुका है कि जिंदगी और जो किसकी कहानी है? तो ये अमरकांत की कहानी है। और इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण कहानी है मोहन राकेश की, एक और जिंदगी, एक और जिंदगी, जिंदगी। आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु युग का लेखक नहीं है, भारतेंदु युग का लेखक नहीं है। तो प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, ये सब क्या है? भारतेंदु युग के लेखक हैं। और बाल मुकुंद गुप्त जो हैं ये द्विवेदी युग के लेखक हैं। किस युग के हैं? द्विवेदी युग के हैं, द्विवेदी युगी। अगला प्रश्न है, सफर किसकी अधूरी आत्मकथा है? सफर किसकी अधूरी आत्मकथा है? बताइए आप लोग। तो सफर जो है ये हबीब तनवीर की आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? हबीब तनवीर की। इनमें से ज्योतिष ग्रंथ है, ज्योतिष ग्रंथ कौन सा है? तो ये सारी रचनाएं किसकी हैं? ये सारी रचनाएं हैं रहीम दास की। किसकी हैं? रहीम दास की है। इसमें ज्योतिष ग्रंथ कौन सा है? तो ज्योतिष ग्रंथ हमारा है खेत कौतुकम, खेत कौतुकम। आगे बढ़ते हैं। माधव मैं ऐसा अपराधी तेरी भगति होत नहीं साधी। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग देंगे, ध्यान से दीजिएगा, माधव से मत कंफ्यूज होइएगा। तो इसका सही उत्तर होगा कबीर। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा कबीर। अगला प्रश्न है, मधवा का पर्यायवाची होगा? मधवा, मधवा किसका पर्यायवाची होगा? तो मधवा जो है किसका होगा? बताइए आप लोग। मधवा इंद्र का होगा। माधव और मधवा में अंतर ध्यान रखिएगा। कृष्ण और विष्णु इन दोनों का पर्यायवाची क्या होगा? माधव।
और मधवा अगर कहा जाए तो ये किसका पर्यायवाची है? इंद्र का पर्यायवाची है। आगे बढ़ते हैं। देवजानी किस प्रेमाख्यानक ग्रंथ की नायिका है? तो देवजानी किसकी है? ज्ञानदीप की है। किसकी नायिका है? ज्ञानदीप की है। आगे बढ़ते हैं। भूगोल हस्तामलक के रचना के लेखक है। भूगोल हस्तामलक रचना के लेखक कौन है? तो भूगोल हस्तामलक रचना के लेखक शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। कौन है? शिव प्रसाद सितारे हिंद। मैथिली शरण गुप्त को सामंजस्यवादी कवि माना है। तो किसने माना है? तो सामंजस्यवादी कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है मैथिली शरण गुप्त को सामंजस्यवादी कवि मानते हैं, और द्विवेदी युग के संपूर्ण प्रतिनिधि कवि भी ये माने जाते हैं। भारत भारती लिख करके इन्होंने अपनी राष्ट्रभक्ति को जो है व्यक्त किया था, और इसी रचना के लिए महात्मा गांधी ने इनको राष्ट्र कवि की भी उपाधि दी थी। काबा और कलबला रचना किसकी है? तो काबा और कलबला मैथिली शरण गुप्त का है। किसका है? मैथिली शरण गुप्त का है। उत्तर रामचरितम में कौन सा रस प्रधान है? उत्तर रामचरितम में कौन सा रस प्रधान है? यह प्रश्न आया हुआ है पीजीटी और टीजीटी दोनों में, और महत्वपूर्ण भी है। तो उत्तर रामचरित का प्रधान रस कौन सा है? तो ये करुण रस है। इसमें कितने अंक, अगर अंक पूछे जाएं आपसे, तो इसमें 7 अंक हैं। कितने अंक हैं? 7। इनकी अन्य रचना है मालती माधव। मालती माधव श्रृंगार परक है। कैसा है? श्रृंगार। इसमें कितने अंक हैं? 10 अंक हैं। और महावीर चरितम, महावीर चरितम में 7 अंक हैं। कितने अंक हैं? 7 अंक हैं, और यह वीर रस से भरपूर है। यानी मालती माधव पूछा जाए तो 10 अंक, श्रृंगार रस, महावीर चरितम में 7 अंक, और यह वीर रस से संबंधित है। उत्तर रामचरित पूछा जाए तो 7 अंक, और यह करुण रस से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। भारवी की माता का क्या नाम था? भारवी की माता का क्या नाम था? तो ऐसे प्रश्न संस्कृत साहित्य के हैं, एक आध प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो भारवी की माता का नाम सुशीला था। भारवी की माता का नाम सुशीला था। आगे बढ़ते हैं। भारवी को नारिकेल के फल की उपाधि किसने दी थी? भारवी को नारिकेल फल की उपाधि मल्लिनाथ ने दी थी। किसने दी थी? इनकी रचना है कीर्तार्जुनीयम। जूनियम। इसमें 18 अंक हैं, और इसके पहले 3 अंक जो हैं वो बहुत ही कठिन लगते हैं पढ़ने में, इसीलिए इसको नारिकेल के फल की संज्ञा मल्लिनाथ ने दी थी। मल्लिनाथ इनके टीकाकार हैं। जैसे नारियल का फल ऊपर से जो है कठोर होता है लेकिन अंदर से बिल्कुल मुलायम होता है, वैसे ही भारवी की यह रचना कीर्तार्जुनीयम भी, इसके शुरुआती अंक कुछ कठोर हैं लेकिन बाद में सर्ग बहुत ही सरल हैं। आगे बढ़ते हैं। रौजतुल हकायक की भाषा क्या है? तो रौजतुल हकायक नूर मोहम्मद का है। इसकी भाषा फारसी है। क्या है? फारसी है। जो प्रेमाख्यानक काव्य लिखे गए थे उनकी अधिकतर भाषा अवधी थी, लेकिन रौजतुल हकायक की भाषा फारसी है। आगे बढ़ते हैं। केदार छायावादोत्तर कविता के सुमित्रानंदन पंत कहे जाते हैं। सुमित्रानंदन पंत है, यह कथन किसका है? तो केदारनाथ अग्रवाल को सुमित्रानंदन पंत से तुलना क्यों की जाती है? तो बच्चन सिंह का यह कथन है, और आपको हम बताना चाहते हैं कि जैसे सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के बिल्कुल करीब थे, प्रकृति के बिल्कुल करीब थे और उत्तराखंड से संबंधित थे, वैसे ही केदारनाथ अग्रवाल बुंदेलखंड से संबंधित थे और यमुना की सहायक नदी केन नदी के किनारे पर उनका घर था, और वो केन के कवि भी कहे जाते हैं। अक्सर वो अपनी रचनाएं उस नदी के, केन नदी के किनारे ही
बैठकर करते हैं, इसीलिए उनको केन का कवि भी कहा गया है। केन किनारे पलथी मारे, केन हमारी तड़प रही, ये उनकी लाइन है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे पहले समर्थन किसने दिया? शुक्ल जी की आलोचना, जो उन्होंने आलोचना की, समीक्षा शुरू की, उसका सबसे पहले सपोर्ट किसने किया? तो वो थे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। कौन थे? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। चित्रलेखा किसका उपन्यास है? चित्रलेखा किस, बहुत फेमस उपन्यास है। चित्रलेखा बहुत ही फेमस उपन्यास है, हर एग्जाम में पूछा जाता है इसके बारे में। तो चित्रलेखा जो है वो भगवती चरण वर्मा का है। किसका है? भगवती चरण वर्मा का है। इसी से मिलती जुलती एक रचना है चित्र रेखा। ध्यान दीजिएगा, वहां लेखा है, यहां पे यहां रेखा है। ये काव्य है। क्या है? काव्य है राम कुमार वर्मा का। राम कुमार वर्मा का। किसका काव्य है? राम कुमार। एक और चित्ररेखा है, चित्ररेखा। इसको लघु प्रेमाख्यानक काव्य कहा जाता है। लघु प्रेमाख्यान। यह किसका है? यह जायसी का है। जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत वाले। आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद का कौन सा एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास है? कौन सा एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास है? तो ऐतिहासिक की बात करें तो रूठी रानी। कौन सा है? रूठी रानी। और कायाकल्प, कायाकल्प इनका पहला मौलिक उपन्यास है जो हिंदी में, मतलब ये अनुदित नहीं था। इसके पहले जितने उपन्यास थे, चाहे सेवा सदन हो, चाहे वरदान हो, ये सब उर्दू से हिंदी में रूपायित थे। तो कायाकल्प इनका पहला मौलिक उपन्यास था। आगे बढ़ते हैं। वैश्वानर उपन्यास किस जगह का वर्णन है? वैश्वानर उपन्यास में किस जगह का वर्णन है? तो पहले देखते हैं वैश्वानर उपन्यास है किसका। तो वैश्वानर उपन्यास है शिव प्रसाद सिंह का। किसका है? शिव प्रसाद सिंह का है। और वैश्वानर में काशी का वर्णन है। किसका वर्णन है? काशी का वर्णन है। एक बात ध्यान रहे, शिव प्रसाद सिंह ने नीला चांद भी लिखा है। नीला चांद। इसमें भी काशी का वर्णन है। तो नीला चांद में भी काशी का वर्णन है और वैश्वानर। अब आप लोग बताइए कि वैश्वानर किस चीज का पर्यायवाची है? वैश्वानर आग का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? आग का पर्यायवाची है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। कामकुंठा के शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? तो यह है सूरजमुखी अंधेरे के। यह कृष्णा सोबती का उपन्यास है। किसका उपन्यास है? कृष्णा सोबती का। इसमें जो है स्त्री की मनोवैज्ञानिक स्थिति का चित्रण भी किया गया है। आगे बढ़ते हैं। मोबाइल किसका उपन्यास है? तो मोबाइल उपन्यास जो है यह है क्षमा शर्मा का। किसका है? क्षमा शर्मा का। इनसे पहले मुन्नी मोबाइल नाम से, मुन्नी मोबाइल नाम से प्रदीप सौरभ, प्रदीप सौरभ, प्रदीप सौरभ का ये उपन्यास बहुत फेमस हुआ था, काफी और एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो अगर मोबाइल पूछा जाए तो क्षमा शर्मा, और अगर पूछा जाए मुन्नी मोबाइल किसका है तो प्रदीप सौरभ का है। आगे बढ़ते हैं। सुचरिता का संबंध किस उपन्यास से है? तो सुचरिता जो है ये बाणभट्ट की आत्मकथा से संबंधित है। यानी बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है और इस उपन्यास में एक लघु कथा भी उसके साथ साथ चलती है और उसी कथा की ये नायिका है सुचरिता।
बाणभट्ट, भट्टिनी, ये सब तो मेन नायक नायिका हैं। लेकिन बाणभट्ट की आत्मकथा में एक उपकथा भी चलती है, उसकी नायिका कौन है? सुचरिता। आगे बढ़ते हैं। उसने कहा था कहानी किस पत्र में छपी? तो उसने कहा था कहानी सरस्वती पत्रिका में छपी, 1915 में छपी। किस सन में? 1915 ईस्वी में। 1915 में सरस्वती पत्रिका में छपी। ध्यान रहे इन्होंने केवल 3 कहानियां लिखकर हिंदी जगत में अपना नाम रोशन कर लिया। कौन कौन थे? सुखमय जीवन, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा 1911, 1914, 1915। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था 1915। यही इनकी 3 कहानियां हैं और तीनों महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान लगा के देखिएगा। क्या स्त्री होना कोई पाप है? उपयुक्त संवाद किस कहानी से संबंधित है? तो उपयुक्त संवाद जो है वो किस कहानी से संबंधित है? आकाशद्वीप से संबंधित है। आकाशद्वीप की रचना प्रसाद जी ने की थी, प्रसाद ने की थी। आकाशद्वीप की रचना प्रसाद ने की थी। तो आगे बढ़ते हैं। रेणु की कहानियों की प्रमुख विशेषता है। तो आप लोगों को पता होगा कि हिंदी साहित्य में रेणु की कहानियों से ही आंचलिकता की विधिवत शुरुआत मानी जाती है। तो इसमें क्या है? ग्रामीण जीवन की सरसता देखने को मिलती है। क्या मिलती है? ग्रामीण जीवन की सरसता। भोलाराम का जीव कहानी किस सामाजिक विद्रूपता को उजागर करता है? तो भोलाराम का जीव अगर जिसने भी कहानी पढ़ी होगी, बहुत मनोरंजक और मजेदार कहानी है। व्यंगकार तो थे ही हरिशंकर परसाई जी। तो इसमें जो है शासन के तंत्र के भ्रष्टाचार को जो है उजागर किया गया है। और यह कहानी किसने लिखा है? तो यह कहानी लिखा है हरिशंकर परसाई जी ने। किसने लिखा है? तो हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं। अज्ञेय की रोज कहानी किस अन्य नाम से जानी जाती है? इसको मैं पहले भी बता चुका हूं, तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि अज्ञेय की रोज कहानी गैंग्रीन के नाम से जानी जाती है। गैंग्रीन एक रोग होता है, एक मानसिक रोग होता है। तो गैंग्रीन पहले नाम था इस कहानी का, बाद में यह कहानी रोज नाम से इन्होंने छपाई। यक्षगान कहानी किसकी है? यक्षगान कहानी किसकी है? तो यक्षगान कहानी अखिलेश की है। ये वही अखिलेश हैं जो तद्भव पत्रिका का प्रकाशन लखनऊ से करते हैं। अगला प्रश्न है, विचारात्मक निबंध की शैली है। तो विचारात्मक निबंध की शैली क्या है? आप लोग बताइए। तो विचारात्मक निबंध की शैली क्या है? तो वो होगी समाज शैली। क्या है? समाज शैली होगी। आगे बढ़ते हैं। निबंध को गद्य का निकष किस आलोचक ने माना है? यानी जो गद्य है उसकी महत्वपूर्ण विधा किसने माना? तो ये हैं रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, समस्त मानव जाति के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं। तो प्रश्न देखकर ही आप उत्तर समझ गए होंगे कि भाव या मनोविकार की बात कौन करता है। तो ये हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे बढ़ते हैं। कौन सा निबंध संग्रह डॉक्टर नगेंद्र का नहीं है? तो डॉक्टर नगेंद्र का निबंध संग्रह जिन्होंने पढ़ रखा होगा उनको पता होगा कि विचार के क्षण यह डॉक्टर नगेंद्र का नहीं है। हिंदी आलोचना का इतिहास कौन से काल से माना जाता है? तो आलोचना की शुरुआत भारतेंदु युग से हुई थी। किस युग से? भारतेंदु युग से। और भारतेंदु युग कहां से शुरू होता है? तो आधुनिक काल में आता है। किस में आता है? आधुनिक काल में आता है।
बाबू श्याम सुंदर दास किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो बाबू श्याम सुंदर दास सबसे अधिक उनकी प्रसिद्धि आलोचक के रूप में है। किसके रूप में है? तो उनकी प्रसिद्धि आलोचक के रूप में है। अगला प्रश्न है, नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं। तो यह किसका कथन है? यह जयशंकर प्रसाद जी का कथन है। अगला प्रश्न है, सन 42 के संस्मरण इनमें से किस लेखक की संस्मरणात्मक कृति है? तो सन 42 के संस्मरण किसका है? तो यह श्री राम शर्मा का है। इनके कुछ अन्य संस्मरण भी हैं, जैसे बोलती प्रतिमा है। आगे बढ़ते हैं, एक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं, जिंदगी मुस्काई, ये इनका महत्वपूर्ण संस्मरण है। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यहाँ पे एक बात महत्वपूर्ण यह है कि ध्वनि संप्रदाय के अगर आपसे प्रवर्तक पूछे तब तो आनंदवर्धन होंगे, लेकिन अगर उसको व्यवस्थित करने की बात कही जाए तो उसको व्यवस्थित करने का श्रेय अभिनव गुप्त को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? अभिनव गुप्त को। तस्य कवेः कर्म स्मृतं काव्यम, संस्कृत के कुछ लाइनें भी आपसे पूछी जाती हैं टीजीटी पीजीटी में, उसमें यह भी एक महत्वपूर्ण लाइन है। यह लाइन है राजशेखर की। किसकी है? राजशेखर की। यूनान का सबसे पहला महाकवि, पाश्चात्य काव्य से भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्न जो है आते हैं और आएंगे भी। तो इसका उत्तर होगा होमर। कौन होंगे? होमर। आज की प्रश्नमाला की अंतिम कड़ी के रूप में आपके सामने प्रश्न है, अनारो किस विधा की रचना है? अनारो किस विधा की रचना है? तो अनारो जो है यह उपन्यास है। और किसका उपन्यास है? तो यह है मंजुल भगत का उपन्यास। मंजुल भगत। अनारो, बेगाने घर में, गंजी, लेडी क्लब, ये सब इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। तो साथियों, आज की क्लास में यही समाप्त करता हूं। प्रश्नमाला 1 और प्रश्नमाला 2 दोनों को मिलाकर आपको 125 महत्वपूर्ण प्रश्न मिल गए हैं। इन प्रश्नों को आप कई बार दोहराइएगा, कई बार देखिएगा। इसके साथ साथ लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया जा रहा है, वहां पे जाकर के आप इसका पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ प्रिंट आउट करा के अपने पास रखेंगे और उसको आप बार बार दोहराते रहेंगे। आपको क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर कहीं कोई संशय है, किसी प्रश्न में कोई संशय है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो सकता है, या कोई ऐसा भी हो सकता है प्रश्न हो जिसमें आपको लग रहा हो नहीं ये उत्तर हो सकता है, तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, वैसे अच्छा लगे क्योंकि पूरी ईमानदारी के साथ हमारी टीम इस पे काम कर रही है कि आप लोगों को अधिक से अधिक, जैसा टारगेट भी है हमारा कि एग्जाम के पहले 10,000 प्रश्नोत्तरी आपको करवाना है। अभी तो 4 बजे से बैच हमारी चल रही है, प्रश्नमाला की प्रश्नोत्तर हल करवाए जा रहे हैं। इसके बाद आपको रात्रि में भी 1 घंटे की क्लास मिलेगी, प्रश्न हल करवाया जाएगा, और सुबह भी एक छोटा टाइम रखा जाएगा। यानी पढ़ाई के साथ साथ छोटे छोटे सेगमेंट में आप प्रश्नों से जुड़े रहिए, आप पढ़िए, प्रश्नों को हल करिए और आसान तरीके से। तो इसी के साथ मैं आज की क्लास समाप्त करता हूं। कल फिर मिलते हैं प्रश्नमाला की अगली कड़ी में कुछ और अच्छे प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।